हेलो फ्रेंड्स, आज आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन जो कि 9/8/2018 को शिफ्ट फर्स्ट CBT 1 हुआ था, उसका क्वेश्चन देखेंगे। उसमें भी साइंस पेपर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो नोमेरिकल हो या ऑब्जेक्टिव हो, सभी को डिटेल्स में देखेंगे। नोमेरिकल को भी डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरें। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वे पौधा जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डॉट डॉट समूह से संबंधित हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वे पौधा जिसमें विभिन्न भाग जैसे डाली है, पत्ती है, तना है, स्पष्ट रूप से विभेदित नहीं रहता है, उस समूह के पौधे को क्या कहा जाता है? तो उस समूह के पौधे को थाइलोफाइटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें शैवाल आता है, शैवाल शैवाल आता है, कवक, ये सभी इसी समूह से आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डॉट डॉट के आधार का आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु, द्रव्यमान व रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया था। किसके आधार पर? परमाणु, द्रव्यमान और रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, परमाणु, द्रव्यमान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होगा? क्वेश्चन कर रहा है, जब एक परिपथ में प्रतिरोध, चाहे एक प्रतिरोध हो, 5 हो या 10 हो, वो प्रतिरोध श्रेणी श्रृंखला में, श्रृंखला मतलब श्रेणी श्रृंखला में जुड़े हुए हो, तो उसमें करंट क्या होगा? तो चलिए इसको एक उदाहरण से देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर रेजिस्टेंस बना लेते हैं, ये पहला है, दूसरा, और इसी में एक और रेजिस्टेंस ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें एक वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं, इस रेजिस्टेंस को मान लेते हैं पहला, यानी R1, इसको मानते हैं R2, और यह है R3। मान लीजिए वोल्टेज है, ये प्लस है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसमें करंट क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होगा। तो यहाँ क्या है, देखिए इस सर्किट में सिर्फ एक ही ब्रांच, अलग से कोई ब्रांच नहीं, तो जो यहाँ से करंट फ्लो होगा वही पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगा। तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, सेम करंट फ्लो होगा। तो यहाँ भी ये आई हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ भी आई होगा और यहाँ भी आई होगा। इसमें क्या हो जाएगा? तो कह रहा है करंट बढ़ता है, कम होता है, आधा हो जाता है। डी का है ऑप्शन कि एक ही रहता है। तो क्या हो रहा है, जितने भी रेजिस्टेंस से जुड़े हैं श्रेणी क्रम में यानी श्रृंखला में, वो सभी में करंट सेम रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एक ही रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? जैसे किसी भी तत्व का परमाणु है, चाहे कोई भी तत्व हो, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होता है? तो देखिए किसी भी परमाणु क्या होता है, दो भाग होता है मेनली। एक है नाभिक, नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है, यानी उसका चार्ज 0 होता है। और प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? प्लस होता है। और इसके चारों ओर वृत्ताकार रूप से ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी परमाणु में क्या होता है, पहले परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। ये तीनों आपस में बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या का है। और किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या, इसका रिलेशन क्या होता है? किसी भी परमाणु में परमाणु का द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान मान लीजिए, या द्रव्यमान संख्या बोलिए, द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाता है न्यूट्रॉन की संख्या और प्लस प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होता है? ये कह रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होता है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या यहाँ आ जाएगा, द्रव्यमान संख्या, और ये प्रोटॉन इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, सॉरी प्रोटॉन P प्लस। ठीक है, ये द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। अब प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या। तो हम न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, या प्रोटॉन की जगह लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, या इसी की जगह लिख सकते हैं परमाणु संख्या। तो ऑप्शन से मिलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बी का है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या, तो इसमें आ रहा है द्रव्यमान संख्या
माइनस प्रोटॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है परमाणु संख्या। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं परमाणु संख्या। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। इस पर किया गया कार्य कह रहा है कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कि एक बॉल है, ये पहले किस गति से चल रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब कह रहा है इसी का हमको गति बढ़ा के कितना करना है, इसकी गति बढ़ा के हमको करना है 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या होगा, 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी इसकी गति को बढ़ाने के लिए हमको इस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यानी इस पर कार्य करना पड़ेगा। वही कह रहा है कि कितना कार्य करना पड़ेगा। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब ये बॉल 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, उस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना है, यानी गतिज ऊर्जा कितना है। जब ये 10 मीटर प्रति सेकंड पर आ गया, तब इसका काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कितना है, वो माइनस करेंगे तो आ जाएगा इस पर किया गया कार्य। तो 10 मीटर प्रति सेकंड पर क्या होगा, गति ऊर्जा अधिक होगा, 5 मीटर प्रति सेकंड पर कम होगा। तो हम क्या करेंगे, 10 मीटर प्रति सेकंड पर गति ऊर्जा निकालेंगे, उसमें से माइनस कर लेंगे 5 मीटर प्रति सेकंड, जो आएगा ऊर्जा या कार्य वही कार्य होगा। तो हम ये क्या करेंगे, कार्य बराबर लिख लेंगे, कार्य बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी इतना पे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम और वी इसको हम फाइनल वेग मान लेते हैं, यानी वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ, ये 5 मीटर प्रति सेकंड पर निकालिए, वस्तु तो वही है इसलिए एम वही होगा, लेकिन भी चेंज हो जाएगा, भी इसको इनिशियल मान लीजिए वी आई का स्क्वायर। इसको क्या करिए, हाफ और एम दोनों में है, देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एम भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो इज इक्वल टू दे दीजिए हाफ, एम का वैल्यू कितना है यहाँ पर देख लीजिए, एम का वैल्यू है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 kg है, 4 किलोग्राम है, और इसको मल्टीप्लाई करिए वी एफ कितना फाइनल वेग तो 10 है, तो 10 को क्या करें स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और माइनस ये वी आई कितना इनिशियल वेग 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सॉरी 5 मीटर प्रति सेकंड, ये 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये टोटल कितना हो गया हाफ, इसको क्या करिए ये 4 है, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 में से 25 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 75। इसको चेंज करिए, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 75 इज इक्वल टू 150 जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल, या ऊर्जा का भी मात्रक होता है जूल। इसका सही आंसर हो जाएगा 150 जूल। तो ऑब्जेक्टिव ए जो है 150 जूल है, इसका सही आंसर होगा ए 150 जूल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन सा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सर्च लाइट क्या होता है। सर्च लाइट टॉर्च जो होता है, टॉर्च को ही सर्च लाइट बोला जाता है। कोई विशेष प्रकार का भी टॉर्च होता है, नॉर्मल टॉर्च भी है तो उसको भी सर्च लाइट बोल सकते हैं। तो उसमें क्या है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन सा होता है। तो आप टॉर्च देखे होंगे, टॉर्च में क्या रहता है, एक बल्ब लगा होता है, और इसको ऐसे कप जैसे एक मेटल प्लेट लगा रहता है, आगे में देखे होंगे ऐसे रहता है, जो कि व्हाइट कलर एकदम चमकीला रहता है। तो जब ये बल्ब जलता है तो इससे क्या किरणें निकलती है, तो कुछ तो किरणें सीधे आगे की ओर बढ़ेगी, यानी ये बल्ब है तो चारों तरफ किरणें हैं, कुछ इधर आ जाएगी, कुछ ऐसे आएगी, देखिए कुछ इधर आएगी। डिटेल्स में इसको समझ लीजिए, ये क्वेश्चन हर जगह लगभग पूछा जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, ये इस चमकीला सतह है टकराने के बाद ये आगे की ओर हो जाता है, ये ऐसे, ये भी यहाँ से ये आगे की ओर, ये इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो ये क्या हुआ, परावर्तक सतह हुआ ये। तो टॉर्च में देखे होंगे ये कप जो होता है ऐसे रहता है, तो इस तरह से इधर से ये पेंट किया हुआ रहता है, आगे से चमकीला होता है। तो ये क्या हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। देखिए इसका कर्वेचर जो है धसा हुआ है, तो इसका मतलब ये अवतल दर्पण हो गया। ये हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है क्या होता है,
अवतल दर्पण होता है, क्योंकि यह एक साइड वार्निश रहता है, दूसरी तरफ चमकीला रहता है परावर्तक सतह, इसलिए यह एक अवतल दर्पण हो गया। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन सा होगा? अवतल दर्पण। ऑब्जेक्टिव नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? पानी को ब्लीचिंग पाउडर में पानी को मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा? तो ब्लीचिंग पाउडर पहले देखते हैं, उसका केमिकल फार्मूला लिख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, या इसी को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोला जाता है। तो इसका फार्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसमें हम क्या करेंगे? जल मिलाएंगे। जल मतलब क्या? H2O। जल का फार्मूला यही होता है वाटर का। ये जल मिलाने पर क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे प्रतिक्रिया करने के बाद बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca इंटू OH का 2, और प्लस क्या होगा? Cl2। ये क्या हुआ? ये क्लोरीन गैस बना। तो इसमें पूछ रहा है पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो गैस है तो ये क्लोरीन हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस, जो कि कीटाणुनाशक का कार्य करता है। यह ब्लीचिंग पाउडर आप देखे भी होंगे, ये वाइट कलर का पाउडर होता है जो कीटाणुनाशक की तरह यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन किया जाता है? उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन जो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से किया जाता है। इसका आंसर होगा बी का, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन क्या होता है। जैसे लैंगिक प्रजनन जो है, लैंगिक प्रजनन, इसमें नेक्स्ट जनरेशन होने के लिए क्या होता है? इसमें नर और मादा दोनों की जरूरत होता है, नर प्लस मादा, यानी कह सकते हैं माता, सॉरी ये नर हो गया, पिता प्लस माता। जैसे क्या होता है मनुष्य के बच्चे होते हैं, उसके लिए क्या है? पिता और माता दोनों का होना आवश्यक है। तो कोई जानवर भी है तो उसमें भी लैंगिक प्रजनन होता है, जिसमें कि माता पिता दोनों से होता है। और अलैंगिक प्रजनन होता है जिसमें नर मादा दोनों के होना आवश्यक है। अलैंगिक प्रजनन जैसे कि पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा जितना भी है पेड़ पौधा, ये अलैंगिक प्रजनन में आता है। और अलैंगिक प्रजनन होता है, क्योंकि आप देखे होंगे कि आम का पौधा है तो एक आम के पौधा से दूसरा आम का पौधा हो सकता है। या मान लीजिए एक गुलाब का डाली काट लीजिए, गुलाब फूल है उसका डाली काटिए, एक डाली को काटिए कहीं लगाइए तो दूसरा सेम उसी तरह गुलाब का पौधा हो जाएगा। तो पेड़ पौधा में क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन में क्या कह रहा है? इसका ऑप्शन क्या है कि प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं? नहीं, ये नहीं होगा। वंश में विविधताओं को दर्शाता है, जैसे अगर गुलाब का पेड़ है तो गुलाब के पेड़ से गुलाब ही होगा, या आम का पेड़ है तो आम से आम ही होगा, उससे अमरूद नहीं हो सकता, यानी वंश विविधता नहीं होती। सी का है कि नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, तो ये सही होगा। नए जीव जो है जनक माता पिता के समान होता है। जैसे अगर गुलाब के पौधा को हम काट के कहीं लगाएं तो सेम उसी तरह का गुलाब होगा, या आम के पौधे से आम का पौधा ही होगा। नहीं, मनुष्य में क्या होता है? कुछ अलग तरह के भी होते हैं। तो ये इसका सही, या जानवर, तो इसमें सही होगा नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, यानी सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से किस धातु को काट सकते हैं? जो धातु क्या हो? नर्म हो। जो धातु नर्म होगा उसको हम चाकू से काट सकते हैं। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा नर्म है? तो देखिए सोडियम है, तांबा है, सोना है, एल्युमिनियम है। चलिए नीचे देखते हैं। एल्युमिनियम है, उसको चाकू से आसानी से नहीं काट सकते हैं। सोना है, उसको भी आसानी से नहीं काट सकते। तांबा है, वो भी हार्ड होता है, उसको भी नहीं काट सकते। सोडियम क्या होता है? मोम की तरह होता है, इसको आप चाकू से आराम से काट सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ए, यानी उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, आसानी से। सोडियम को आसानी से काट सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान
होते हैं जो डॉट डॉट में पाया जाता है। देखिए रैनवेयर नोड्स जो होता है ये नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ये मस्तिष्क में होता है। ये डाटा को यानी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ये क्या करता है, सेंड करता है। तो कह रहा है रेनवियर नोड सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डॉट डॉट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा माइलिनीकृत एक्सोन, ए नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है। ट्रॉफ ऐसे होते हैं, सेप्रोट्रॉफ ऐसे जीव होते हैं जो मरे हुए और सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थ जैसे मृत पौधे और जानवर से अपना भोजन ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें मृतजीवी अपघटक भी कहते हैं, जो कि एंजाइमों के जरिए बाहर ही भोजन पचाकर पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों के चक्रण में अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे कवक हैं और कई बैक्टीरिया हैं। तो इसमें है कि इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है। देखिए कबूतर है तो ये नहीं होगा, कबूतर नहीं है। कुकुरमुत्ता है, पुरुष है, ये भी नहीं होगा। शैवाल है, ये भी नहीं होगा। इसमें कुकुरमुत्ता होगा। कुकुरमुत्ता का ही एक प्रजाति होता है, कौन सा, मशरूम। कुकुरमुत्ता का ही एक प्रजाति मशरूम है। ये कुकुरमुत्ता जो है आप देखे होंगे, जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है, पेड़ पौधा सड़ते हुए रहता है, उस पे छत्ते की तरह व्हाइट कलर का या हल्का ब्लैक छत्ते की तरह उस पर पौधा बन जाता है, उसी को कुकुरमुत्ता कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग को, तो संवेग क्या होता है? देखिए संवेग जो होता है जिसको पी से डिनोट किया जाता है, पी बराबर होता है एम भी। पी बराबर एम भी, यानी संवेग जो होता है, संवेग होता है दरमान इंटू वेग होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? दरमान और बल नहीं, दरमान और त्वरण ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और सी नंबर का है दरमान और वेग, इसके गुणनफल होते हैं, ये इसका सही होगा। दरमान और जड़ता ये भी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो नकारात्मक त्वरण मतलब क्या है? निगेटिव एक्सेलरेशन हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? कोई भी वस्तु है उसका वेग क्या है अभी, 5 मीटर, 5 मीटर प्रति सेकेंड है अगर वेग, वो अगर धीरे धीरे ये 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका मतलब क्या है? इस वस्तु के वेग में क्या है? त्वरण है, यानी वेग में परिवर्तन है, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, इसको धनात्मक त्वरण कहते हैं। और यही यदि इसका उल्टा हो जाए कि वस्तु का वेग है पहले 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, सॉरी 10 मीटर प्रति सेकेंड, और उसके बाद हो जाए 5 मीटर प्रति सेकेंड, इसमें क्या त्वरण तो है, यानी 10 से 5 हो रहा है, यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन किस दिशा में हो रहा है? नेगेटिव में, यानी वेग का उल्टा, वेग के विपरीत। मतलब इसका सही आंसर होगा ए, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया, ये जो यानी अमोनिया, ये NH4 यानी अमोनियम सल्फेट, ये टोटल हो गया NH4 का होल टू SO4। ये अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु हैं? देखिए ये अमोनियम सल्फेट के एक अणु है, ये क्या है? NH4 का होल टू SO4, ये है, इसको बोला जाता है अमोनियम अमोनियम सल्फेट, ये है अमोनियम सल्फेट। अब कह रहा है इसमें इसके एक अणु में कितने परमाणु हैं। जैसे इसके पीछे ने कुछ एक है, ये दो रहता है तो 2 अणु हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये एक अणु है, तो एक अणु में कितने परमाणु हैं। ठीक है, तो एक अणु में, तो इसमें क्या करेंगे, पहले देखेंगे कौन कौन तत्व मिलकर अमोनियम सल्फेट बना है। इसमें क्या है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अब देखेंगे कि नाइट्रोजन का है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है या हाइड्रोजन 4 है, उसका 2 लगा है यहाँ, मतलब इसका जितना भी है उसका 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ नाइट्रोजन क्या होगा? 2 हो गया, नाइट्रोजन का 2 हो गया, नाइट्रोजन का 2 हो गया। और या इसको ऐसे भी देख सकते हैं, तो इसका ऐसे देख सकते हैं कि नाइट्रोजन क्या है? 1 है,
प्लस हाइड्रोजन कितने 4, इसका 2, सल्फर के कितने हैं 1 है +1, और उसके बाद ऑक्सीजन के कितने हैं 4 है। तो इसको देखिए क्या करेंगे, 1 और 4 कितना हो गया 5, 5 और ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +1 ये है +4, टोटल कितना हो गया 10, 1 और ये 4, टोटल हो गया 15। यानी अमोनियम सल्फेट के एक अणु में 15 परमाणु है, जो कि विभिन्न तत्व का है, जिसमें कौन कौन तत्व है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। या इसको डायरेक्ट भी हम यहाँ देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट क्या देखेंगे, नाइट्रोजन 1 काउंट कर लेंगे, हाइड्रोजन 4, 5 हो गया, 5 दूनी 10, सल्फर का 1 11 और ऑक्सीजन का 4 11, 4 15। इतना सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, यानी इसका सही आंसर है बी नंबर का 15 परमाणु है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि 1 kWh कितने जूल के बराबर होता है। तो सबसे पहले इसको सही से समझते हैं, 1 kWh। तो इसमें देखिए किसका क्या अर्थ है, के का मतलब हो गया 1000 किलो, और डब्लू का हो गया वाट, और एच का हो गया आवर यानी घंटा। तो इसका टोटल क्या हो जाएगा 1, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 1000 वाट इंटू 1 आवर। 1 आवर को हम सेकंड में तोड़ लेंगे, क्योंकि एसआई में जो होता है, एसआई यूनिट में समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इसको 1 घंटे को सेकंड में तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। टोटल इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 1 को 1000 से गुना करें 1000 ही होगा, इंटू 3600, टोटल हो जाएगा 3600, ये 3 जीरो इस पर डाल देंगे, इतना होगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए काउंट करिए इधर, 1 2 3 4 5 6, क्या करेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। जूल या इसी को क्या कहते हैं, वाट सेकंड कह सकते हैं, वाट इंटू सेकेंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ वाट आवर है तो आवर को सेकंड में तोड़ें, तो इसको जूल कहिए, वाट सेकंड में। ऑप्शन में क्या है जूल दिया है, तो जूल नहीं देखिए, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अगर वाट सेकंड रहता तो वाट सेकंड। अब इस ऑप्शन में ढूंढिए कौन सा है, ये नहीं है, ये है, देखिए बी नंबर का। बी नंबर का है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। यहाँ सी में भी है, लेकिन 6 में क्या है माइनस लगा, तो ये नहीं होगा, ये भी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ऑक्टेव वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है। पहले ये जानते हैं कि न्यूलैंड साहब ने है, वैज्ञानिक का नाम है, उसने ऑक्टेव वर्गीकरण में क्या नियम दिया था। इस नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो प्रत्येक 8वें तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण, प्रत्येक 8वें तत्व का भौतिक तथा रासायनिक गुण पहले तत्व के गुण के समान होता है। यानी इसका कहने का मतलब ये था, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, बोरन के बाद हो गया आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। 10 तक हम लिख लिए नियोन, जिसका परमाणु संख्या 10 होता है। उस टाइम हीलियम नहीं था, तो हीलियम को आप माइनस कर दीजिए इसमें। तो पहला तत्व ये है, पहला 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उनके नियम के अनुसार है ये 8वां तत्व जो है, इसका भौतिक और रासायनिक गुण अपने पहले तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण के समान होंगे। तो पहला तत्व क्या हुआ हाइड्रोजन, और ये 8वां तत्व हो गया फ्लोरीन। और उसी तरह आप ये कर सकते हैं कि जैसे नियोन है, ये 8वां तत्व हुआ, तो इसके लिए पहला तत्व कौन हुआ, हीलियम हो गया। भला उस टाइम में हीलियम नहीं था, लेकिन उनके कहने के अनुसार नियोन का भौतिक और रासायनिक गुण 8वें तत्व का पहले तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण के समान होंगे, यानी हीलियम के समान होंगे। उसी में कहा, उसी के निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व था। तो पहला ए नंबर का है कार्बोडियम, बी का है थोरियम, सी का लोहा, डी का रोडियम। इसका सही आंसर था थोरियम, थोरियम तक का हुआ था, तो अंतिम तत्व थोरियम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित रहता है। ये बराबर सभी प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। तो लाल चींटियों में या मधुमक्खी में कौन सा अम्ल होता है। इसका सही होगा ए का फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी
या किसमें, मधुमक्खी जब डंक मारता है तो वही शरीर में ये अम्ल प्रवेश करता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। इसका सही आंसर है ए का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध का ये होगा बी, ओम। ओम जो है इसका सिंबल इस तरह से होता है, इसको ओम पढ़ाया जाता है। प्रतिरोध का एसआई यूनिट है ओम। तो चलिए सभी का समझ, जैसे कूलम है, कूलम किसका है? चार्ज का है, ये चार्ज का यूनिट है। जूल है, जूल क्या है? वर्क या एनर्जी, एनर्जी का मात्रक है। और न्यूटन क्या है? फोर्स, यानी बल का यूनिट है। चार्ज क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 10⁻19 कूलम यही चार्ज है। तो कूलम क्या है? चार्ज का ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई एफ है, वायु में यानी एयर में रखा है, हवा में, को एक द्रव जिसका कि अपवर्तनांक कितना है? 4/3 है, डुबाया जाता है, तो दर में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन को चलिए समझ लेते हैं। पहले कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण, सबसे पहले ये उत्तल दर्पण बना लेते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उभरा हुआ सतह जो होता है वो परावर्तक सतह होता है, उत्तल दर्पण ये है। ये कह रहा है इसकी फोकल लंबाई कुछ होगा, मान लीजिए एफ है, तो यहाँ से यहाँ तक एफ है इसकी लंबाई। तो कह रहा है ये जब हवा में है तब इसकी फोकल लंबाई एफ है, लेकिन इसी को जब हम एक द्रव में डुबो देते हैं, एक द्रव जैसे पानी है या कोई लिक्विड है, ऑयल है, कुछ भी है, तो इसमें हम इसको अगर डुबो देते हैं, जिसका क्या है? अपवर्तनांक है, इस लिक्विड का अपवर्तनांक है 4/3। तो क्या पूछ रहा है कि इस दर्पण का फोकल लंबाई चेंज होगा, ये एफ जो है चेंज होगा, क्या हो जाएगा? 3/4 एफ, 4/3 एफ, 7/3 एफ, या एफ ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा एफ, यानी कोई चेंजिंग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये दर्पण के केस में, सिर्फ दर्पण के केस में कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें अपवर्तन नहीं होता, सिर्फ परावर्तन होता है। तो इसमें किसी भी लिक्विड में इसको रखिए, कहीं माध्यम परिवर्तन से इसके फोकस दूरी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी। एफ है तो एफ ही रहेगा, अगर 4 रहता है 4 होता है, अगर 25 रहता है इसका फोकल लंबाई तो 25 ही रहता है। चाहे उस दर्पण को एयर में रखिए या वाटर में रखिए या किसी और लिक्विड में रखिए, उसका फोकल लंबाई चेंज नहीं होगी। तो चलिए इस सेट में मात्र साइंस से 20 क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन को मैं A to Z पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ बता दिया। तो इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और रेगुलर बेसिस पे विशेष करके न्यूमेरिकल और फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन, फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में बताया जाएगा। तो चलिए, जय हिंद।